हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो अपन चल रहे हैं MEFA की ऑन डिमांड वीडियो सीरीज के ऊपर और आपको देखते ही देखते अपन लेक्चर 7 तक पहुंच चुके हैं और आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ये है टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो लागत है उसके प्रकार। लागत का मतलब होता है कि जो खर्चे उसके ऊपर व्यय किए जाते हैं, जो खर्चे किए जाते हैं उसको उसकी लागत कहते हैं। तो यूजुअली हम इतना ही समझते हैं कि किसी वस्तु को बनाते समय कोई जो लागत आती है, जो खर्चे उस पे किए जाते हैं, वो उस वस्तु की लागत या कॉस्ट कहलाती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट यही बताते हैं? तो यही जानने के लिए आज का अपना वीडियो है। यदि आप MBA के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप BCom MCom के स्टूडेंट्स हैं, BTech के स्टूडेंट्स हैं और MEFA के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप मैनेजर इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। ये बिल्कुल आपके एकदम फंडे क्लियर कर देगा कि लागत कितने प्रकार की होती है, कैसे उसके ऊपर खर्चा किया जाता है और कौन सी लागतें ऐसी होती हैं जो नहीं होती बुक्स के अंदर फिर भी हमारे को दिखाई जाती हैं। तो सभी जितने भी मैन्युफैक्चरर रहते हैं ये लागत पे ही अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पॉलिसी अपनाते हैं और इसी के अनुसार अपना प्राइस फिक्स करते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बात दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो का आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लागतों के प्रकार। लागतों का मतलब जो खर्चे किए जाते हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन संबंधी, वो लागत कहलाते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आपने लागत के लिए कोई पेंट मंगाया, जैसे कि एक पेंट की यूनिट है, चलिए एक मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्कर बनाने की कंपनी है, उसने इसके लिए इंक मंगवाई, ये प्लास्टिक का बॉक्स रैपर मंगवाया, इसके प्रिंटिंग प्रेस के लिए मशीनें मंगवाई। ये सारी की सारी जो खर्चे होते हैं ये दिखाई देते हैं, यही सारे खर्चे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। यानी वो खर्चे जो हमेशा हमको दिखाई देते हैं, जो बाहर दृष्टिगत होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं आसानी से, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इसके ही उलट जिन खर्चों को हम देख नहीं पाते, जिसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि जब हमने ओपनिंग करी, इस प्लांट की ओपनिंग करी, तो कुछ खर्चे हुए होंगे। इस प्लांट की साफ सफाई के लिए कुछ खर्चे हुए होंगे। कोई बिल्डिंग बनाई तो उस बिल्डिंग के लिए बेस मटेरियल बनाया होगा, बेस बनाया होगा उस बिल्डिंग का, वो मटेरियल बनाया होगा, उसके लिए कुछ खर्चे हुए होंगे। वो खर्चे हमको यूजुअली दिखाई नहीं देते और इसको हम बुक्स में भी एंट्री नहीं करते। तो ये खर्चे इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं। कभी कभी इम्प्लिसिट कॉस्ट की बुक के अंदर भी एंट्री करी जाती है, जब इससे कैश आउटफ्लो के अंदर फर्क पड़ता है। लेकिन यूजुअली समझने के दृष्टिकोण से एक्सप्लिसिट खर्चे जो बहिर्मुखी होते हैं, जो हमें यूजुअली दिखाई देते हैं। इम्प्लिसिट खर्चे अंतर्मुखी होते हैं, ये हमें खर्चे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये वास्तव में खर्चे हुए होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब। अब जो मैं कॉस्ट के टाइप बताने जा रहा हूं, ये बेसिकली मेन टाइप्स ऑफ द कॉस्ट है और यही एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ये कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये ए टाइप था, ये बी टाइप था। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो कि उत्पादन के साथ में चेंज नहीं होते, जो कि उत्पादन के साथ में चेंज नहीं होते। और वेरिएबल खर्चे वो खर्चे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उत्पादन के साथ बढ़ने या कम होने से उसका प्रभाव पड़ता है। एग्जांपल लेता हूं, एक जो कंपनी है उसका अगर प्रीमाइसेस उसने रेंट पे लिया है, मान लीजिए 2000 रुपए रेंट है उसका। कंपनी कितना भी प्रोडक्शन करे, भले 5 यूनिट का प्रोडक्शन करे या 50 यूनिट का प्रोडक्शन करे, जो रेंट है वो कांस्टेंट खर्चा रहेगा, जो वॉचमैन की सैलरी है वो कांस्टेंट खर्चा रहेगी। वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वापस से मार्कर बनाने वाली कंपनी है, उसने मार्कर जितने ज्यादा बनाएगी उसको उतनी ज्यादा इंक की जरूरत होगी, यही उसके वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिक्स कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, जो हमेशा सदैव बने ही रहते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चे जो प्रोडक्शन बढ़ने या कम ज्यादा होने से अप एंड डाउन होते हैं। यहां तक ही नहीं है, इनके भी सब पार्ट्स हैं, तो देख लेते हैं फटाफट से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट में भी दो तरीके की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट वेरिएबल और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है आपके प्रोडक्शन के साथ, और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट तो नहीं होती लेकिन कभी कभी उसका खर्चा प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है। समझने के लिए समझते हैं कि ये जो मार्कर की कंपनी है, मार्कर बनाने वाली कंपनी है, इंक जितने ज्यादा मार्कर बनाएगी उतनी ज्यादा इंक की रिक्वायरमेंट होगी, ये डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट ये मार्कर बनाने वाली कंपनी का जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, अगर ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस उसके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ एक्सटेंट तक हम मार्केटिंग का इतना चार्जेस लेंगे अगर इतने प्रोडक्ट का हमको मार्केटिंग करना होगा, या सप्लाई चेन से रिलेवेंट अगर हम कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली वेरिएबल है, जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रेट से हमको एक्सपेंसेस लग रहा है, तो वो इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। यानी कि यहां पर सीधा सीधा कैलकुलेशन तो नहीं किया जा सकता कि 2 यूनिट बनाने पे 10 रुपए का खर्चा होगा। ये बताया जाता है कि 10 यूनिट बनाओगे तो 15 रुपए खर्चा आएगा, 20 यूनिट बनाओगे तो 20 रुपए खर्चा आएगा, यानी इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है उसके खर्चों के साथ में, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई कर देता हूं, जैसे कि मार्कर का इंक का आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट वेरिएबल प्रोपोर्शन है। एक कंपनी की प्रीमाइसेस का खर्चा जो था वो फिक्स कॉस्ट के अंदर अपन ने रख लिया। इनडायरेक्ट वेरिएबल के अंदर ये चीजें कि एक 10 यूनिट हमको बनानी है तो उतनी जगह तो है हमारे पास, यदि हमको 5 यूनिट और ज्यादा बनानी है तो उसके लिए और ज्यादा हमको रेंट लेना होगा और बड़ा प्रीमाइसेस लेना होगा, तो ये वाला खर्चा उसका फिक्स कॉस्ट में न जाके इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट हेड के अंदर लिखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि डायरेक्ट वेरिएबल किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट वेरिएबल किसको कहते हैं। डायरेक्टली जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, इनडायरेक्टली जो डायरेक्टली वेरी तो नहीं करता लेकिन उसका समहाउ इंपैक्ट आता है। अब जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट के कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, वैसे ही फिक्स कॉस्ट के टाइप्स हैं। एक है कमिटेड फिक्स कॉस्ट और दूसरी है डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि वो फिक्स्ड कॉस्ट जिसको अब बदला नहीं जा सकता, जो ऑलरेडी इंकर्ड होगी ही, जैसे कि शादी करते समय जो पत्रिका की, जो विवाह पत्रिका जो छपती है उसका जो खर्चा होता है वो कमिटेड फिक्स कॉस्ट होती है कि एक बेसिकली आपके 50 मेंबर, 100 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर, एक पत्रिका जितने भी आप छपाना चाहें, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट उसके अंदर अंतर्निहित होगी, उस पंडित का खर्चा उसके अंदर अंतर्निहित होगा। चलिए अब कंपनी लेवल पे बात कर लेते हैं कि कमिटेड फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने की जो कॉस्ट आई आपको वो कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, जैसे अपने डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट था वैसे ही है, उसका फर्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल है। सेकंड है डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, ये विवेकाधीन खर्चे होते हैं, जैसे कि हमने मकान की ओपनिंग करी, कंपनी की ओपनिंग करी, उस समय जो अपन ने नाश्ते के लिए खर्चा करा, उस समय अपन ने जो फूल माला और पूजा हवन सामग्री के लिए खर्चा करा, वो डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट होती है। ये भी फिक्स्ड होती है, इसको भी करना जरूरी होता है, लेकिन ये वाले जो खर्चे हैं ये विवेकाधीन होते हैं, मतलब कि कितनी पत्रिकाएं छपाई जाएंगी, कितना पंडित को दिया जाएगा, कितने लोगों को शादी में बुलाया जाएगा, ये डिस्क्रिशनरी होता है, आपके विवेक के ऊपर होता है, आपके खुद के ऊपर होता है कि कितना आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट बियर कर रहे हैं। लेकिन दीज आर द फिक्स, क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन से लेना देना होता है और फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा एमबीए का एग्जाम था, तब मेरे से भी 2010 के एग्जाम में केस स्टडी में आरटीयू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा गया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही सिंपल समझने के लिए है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको फॉरगो करने की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मान लीजिए मिस्टर ए है, उसके पास 2 ऑप्शन है, एक्स और वाई।
इसमें अधिकतर जो एग्जाम्पल दिया जाता है वही बता देता हूं जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है। मिस्टर ए के पास 1 एकड़ का लैंड है, 1 एकड़ का उसके पास लैंड है और वो उसके ऊपर खेती करता है। या तो वो उसके वहां पर वीट यानी गेहूं उगा सकता है या वो राइस उगा सकता है, दो में से एक ऑप्शन है। अगर वो वीट उगाता है तो उसकी नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज उसको मिलेगा, और अगर वो राइस क्रॉप करता है तो उसको 10,000 रुपीज या जो भी अमाउंट प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब कि एक खेत पर एक ही फसल उगाई जा सकती है, एक तो वीट है 50,000 की और एक है राइस है 10,000 का। तो यूजुअली सभी कहेंगे कि सर वो वीट ही क्रॉप करेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। तो यहां पर जो सेकंड मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव था राइस का, वो उसने छोड़ दिया। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 रुपए है। आई होप आपको इस एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। फॉरगो करा है उसने 10,000 रुपए, तो यही कॉस्ट उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कितनी बार हो सकता है कि 50,000 की जगह यहाँ लाख रुपए हो, तो लाख रुपए भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहला सकती है, क्योंकि कितनी बार हमारा डिसीजन गलत होता है और हम जो बेस्ट अल्टरनेट है उसको भूल जाते हैं और अपना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अपन ऑप्ट कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट बेस्ट फॉरगो होता है उसी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। काफी आसान। और लास्ट कॉस्ट का टाइप है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी बियर्ड होती है, जिसको हम बदल नहीं सकते, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बियर्ड है, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन करा एक कंपनी के साथ कि हम आपको 50 लाख मोबाइल देंगे। उस कंपनी ने कहा कि ठीक है, आप हमको 5 मिलियन मोबाइल, 50 लाख मोबाइल आप हमें दीजिएगा और 2 साल के बाद दीजिएगा। 2 साल तक हमने वो 50 लाख रुपए मोबाइल के ऊपर जितना भी खर्चा किया, उसके साथ में वो खर्चा तो हमारी कॉस्ट के अंदर आया, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे रहे जो ऑलरेडी बियर्ड हो गए। जैसे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था उस कंपनी के साथ में, उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने वकील को कुछ चार्जेस दिया था, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट को कुछ चार्जेस दिया था, कुछ स्टाम्प खरीदने में कुछ खर्चा हुआ था। दीज आर कॉल्ड एज संक कॉस्ट। ये ऑलरेडी इंकर्ड है, ये ऑलरेडी हम बियर कर चुके हैं और इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी कॉस्ट को क्या कहते हैं? संक कॉस्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो बाहर दिखाई देती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो कॉस्ट होती है। जैसे डेप्रिसिएशन उसका एक एग्जांपल है। डायरेक्टली कुछ ऑथर्स ने एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर भी डेप्रिसिएशन को लिखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हमें यूजुअली दिखाई नहीं देता जब हम टाइटल एक्सचेंज करते हैं उसी कैटेगरी में, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, पर मेरे अकॉर्डिंग उसको इम्प्लिसिट का एग्जांपल होना चाहिए। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जिसका प्रोडक्शन से लेना देना होता है वो फिक्स कॉस्ट, जिसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता वो वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो, और डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्टली वेरिएबल के साथ प्रोपोर्शनेट रहती है, इनडायरेक्टली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं रहती, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ता है प्रोडक्शन तो ये कॉस्ट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसके साथ में अपन ने फिक्स के 2 एग्जांपल देखे थे, डिस्क्रिशनरी और कमिटेड। कमिटेड यानी कि वो ऑलरेडी बियर्ड है, उसको भी नहीं चेंज किया जा सकता, वो हमने कमिटमेंट कर रखा है। डिस्क्रिशनरी या विवेकाधीन खर्चे होते हैं, जैसे कि पंडित के ऊपर जो होने वाला खर्चा है, हवन सामग्री पे होने वाला जो खर्चा है, जो आप कितना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं वो आपके ऊपर खर्चा है, कि आप कितना बड़ी ओपनिंग अपनी कंपनी की करना चाहते हैं, वो टोटली डिपेंड ऑन यू। तो ये हो गई डिस्क्रिशनरी और फिक्स कॉस्ट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया वीट और राइस का। जो 10,000 रुपीज आपने फॉरगो कर दिए थे, जो छोड़ दिए थे, उसकी जगह आपने वीट अपने खेत में उगाई थी, 10,000 रुपए आपको नहीं मिले, वो 10,000 रुपए ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप ऑलरेडी बियर्ड कर चुके हैं। जैसे कि किसी कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट साइन करा 5 साल में कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करने का, जो 3 साल हो गए, उसके बाद हम जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो संक कॉस्ट है। इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो लॉयर का खर्चा हुआ होगा, सीए का हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टाम्प पेपर का खर्चा हुआ होगा। तो ये सारे खर्चे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। आई एम डॉक्टर आनंद व्यास, रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू।